तो स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हमने पढ़ा कि राष्ट्रीय आय क्या है और राष्ट्रीय आय के अंतर्गत प्रमुख शब्दावलियों को हमने गहनता से और अच्छे से समझ लिया कि क्या क्या होता है। राष्ट्रीय आय क्या होता है एक बार मैं समझा दूं दोबारा से। राष्ट्रीय आय किसी भी राष्ट्र के अंतर्गत देश के नागरिकों के द्वारा अर्जित सभी साधन आयों का जो योग होता है ना, उस योग को राष्ट्रीय आय के नाम से जाना जाता है, चाहे वो विदेशों से प्राप्त हो रहा हो या देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत आता हो। लेकिन आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय की प्रमुख अवधारणाओं के बारे में कि राष्ट्रीय आय का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या क्या है, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं जो राष्ट्रीय आय को बनाती हैं। तो राष्ट्रीय आय की अवधारणाओं की अगर बात करते हैं तो राष्ट्रीय आय की प्रमुखता आठ अवधारणाएं हैं, यानी कि 8 मेन टॉपिक्स है जिसके बाद राष्ट्रीय आय बनती है, राष्ट्रीय आय का निर्माण होता है, राष्ट्रीय आय का कैलकुलेशन होता है। तो वो स्टेप्स कौन कौन से हैं, कौन कौन सा लेवल है, उसी को अवधारणाओं में कन्वर्ट किया गया, वही इसकी प्रमुख अवधारणाएं हैं। अगर हम राष्ट्रीय आय के प्रमुख अवधारणाओं की बात करते हैं तो 8 प्रमुख अवधारणाएं हैं। वो कौन कौन सी है, वो है सबसे पहली अवधारणा है बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद। देखिए यहाँ पर टर्म यूज किया गया है, ध्यान रखिए, बाजार मूल्य और साधन लागत। ये टर्म के अंदर भूमि व्यापार देख लीजिए क्या क्या है। पहला जो है बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं जीडीपी। जीडीपी क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है ग्रॉस का मतलब होता है सकल, ठीक है ना, जी फॉर ग्रॉस, फिर डी होता है, डी का मतलब होता है डोमेस्टिक, इसका मतलब होता है घरेलू, और पी का मतलब होता है प्रोडक्ट, मतलब अंतिम वस्तु। जब भी प्रोडक्ट की बात होती है इसका मतलब होता है ये क्या है, अंतिम वस्तुएं। क्या है ये? अंतिम वस्तु एवं सेवाएं हैं। तो इस तरह से क्या होता है, इसका मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जिसको हिंदी में बोला जाता है बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद, और उसके बाद बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार मूल्य पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, एनएनपी। पहला एन का मतलब होता है नेट, ठीक है ना, नेट मतलब क्या होता है, नेट मींस शुद्ध, ठीक है। फिर आपका साधन लागत पर घरेलू उत्पाद एनडीपीएफसी, ठीक है ना, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और आपको ध्यान में रखना है कि ये जो एनडीपीएफसी है एक्चुअली में ही देश का क्या है, घरेलू आय है। क्या है? आय है, इसी को घरेलू आय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद, साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, और साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अगर सब में देखें तो इन आठों की टर्म में केवल 3 शब्दों का फर्क है। कौन कौन से शब्दों का फर्क है? एक है बाजार मूल्य, एक है सकल, या तो सकल होता है या शुद्ध होता है, या बाजार मूल्य होगा या साधन लागत होगा, या फिर राष्ट्रीय होगा और घरेलू होगा। केवल 3 चीजों का फर्क है और इसी से राष्ट्रीय आय की अवधारणाओं का निर्माण हो जाता है। अब एक एक करके समझेंगे, लेकिन समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा ये जो बाजार मूल्य है और साधन लागत क्या होता है। बाजार मूल्य का मतलब होता है बाजार में वास्तविक रूप से जो कीमत प्रचलित होती है, जो कीमत पर के क्रेता और एक विक्रेता के बीच वस्तु का क्रय विक्रय होता है, लेन देन होता है, उसे बाजार मूल्य कहते हैं। जैसे कि मार्कर बाजार में खरीदने जाएंगे तो इस मार्कर की कीमत कितनी रुपए होगी? 25 रुपए होगी। यानी इस मार्कर की बाजार कीमत यानी कि मार्केट प्राइस जो है कितना है? 25 रुपए है, ठीक है। तो ये जिस कीमत पर लेन देन होता है, जिस कीमत पर वास्तविक रूप में क्रय विक्रय होता है, उसको वास्तविक बाजार। इसको बाजार मूल्य क्यों है? क्योंकि इस मूल्य पर वस्तु की जो लागत होती है उसके ऊपर लाभ जुड़ा रहता है, लेकिन और उसी के ऊपर गवर्नमेंट का टैक्स भी जुड़ा रहता है, जिसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। यानी कि किसी भी वस्तु या सेवा पर जब इनडायरेक्ट टैक्स ऐड हो जाता है, सब्सिडी माइनस कर दी जाती है, उसके बाद जो मूल्य बचता है वो होता है आपका बाजार कीमत या बाजार मूल्य। और इस वस्तु की कीमत को हटा दिया जाए, मतलब शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को हटा दिया जाए, तो जो मूल्य होता है वो होता है साधन लागत। साधन मतलब साधनों की लागत पर बना हुआ मूल्य, बाजार मतलब बाजार पर मिलने वाला कीमत। इन दोनों को समझना है। अब आगे के हर एक टर्म है सबको मैं बताऊंगा आपको। अब एक एक करके समझना पड़ेगा। सबसे पहला टर्म है जीडीपी, यानी कि बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। घरेलू का मतलब समझना, कल की क्लास में बताया था प्रमुख शब्द। घरेलू का मतलब होता है देश की जो है आर्थिक बाउंड्री जो होती है, आर्थिक सीमा के अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं सेवाओं का। अब सकल घरेलू सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे मस्ट, क्योंकि जब भी हम देश के विकास की बात करते हैं ना तो राष्ट्रीय आय का यूज किया जाता है। सबसे पहले होता है जीडीपी। जीडीपी का मतलब होता है देश की बाउंड्री के अंदर, जो डोमेस्टिक बाउंड्री है, घरेलू सीमा के अंतर्गत कितनी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का आपने उत्पादन किया है, कितनी वस्तुओं सेवा का उत्पादन किया है, उसकी जो बाजार कीमत है उसकी जो योग कर लेंगे, उस कीमत को हम जो है जीडीपी के नाम से
जानते हैं। मतलब अगर उसको सही से अपन डिफाइन करते हैं और डेफिनेशन समझते हैं, देखिए लिखा हुआ मैंने, किसी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में सभी नागरिकों के द्वारा अंतिम वस्तु और सेवाओं के बाजार मूल्य के योग को जीडीपी एमपी कहा जाता है। ठीक है ना। इसका मतलब इसमें कुछ बातें होती हैं। सबसे बड़ी बात तो है कि जीडीपी हमेशा घरेलू सीमा के अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं मूल्य को शामिल किया जाता है। इसकी गणना एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत के लिए होती है। ठीक है ना। इसके अंतर्गत जो है अंतिम वस्तु और सेवाओं को शामिल किया जाता है। अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं को, और ये जो मूल्य होता है वो किस पर होता है, ये प्रमुखतः बाजार मूल्य पर कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर आपसे कभी भी जीडीपी की यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, इसका मतलब ये हुआ कि बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद की अगर बात किया जाता है, पूछा जाता है, तो समझिएगा कि ये है किसी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में देश के सभी नागरिकों के द्वारा जितने भी अंतिम वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उसके बाजार मूल्य के योग को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है, जिसकी प्रमुख 4 विशेषताएं होती है कि इसकी गणना घरेलू सीमा के अंतर्गत होती है, इसकी गणना एक वित्तीय वर्ष के लिए होती है, और इसके अंतर्गत केवल अंतिम वस्तु और सेवाओं के मूल्य को ही शामिल किया जाता है, और इसकी गणना बाजार मूल्य पर ही की जाती है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पहला टर्म है। अब आपको अगर सभी अवधारणाओं को रटना नहीं है, सभी अवधारणाओं को याद नहीं करना है, आप चाहते हैं कि शॉर्टकट में याद आए, तो मैं एक छोटा सी सलाह मानिएगा, आपको केवल 2 चीज याद करना है। एक है जीडीपी एमपी पहला वाला, और दूसरा है एनडीपीएफसी। इन 2 की परिभाषाओं को याद कीजिए, बाकी परिभाषाएं ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगी। क्यों? बाकी में केवल थोड़ा सा फर्क है कि अगर आपने बाजार मूल्य सकल उत्पाद को देख लिया तो इससे ये थोड़ा थोड़ा अंतर है, हर सब में थोड़ा सा, और क्या अंतर है, क्यों होता है, कैसे होता है, उस चीज को समझिए। सबसे पहले आपने ये समझ लिया, अगर आपसे कहा जाता, चलो ये छोड़ दिए, इसको हटा दिया जाए, अगर हमसे दूसरा नंबर पूछा जाता है, दूसरा नंबर मतलब क्या, बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद के बारे में कहा जाता है। ठीक है ना। नंबर 2, बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, दैट इज जीएनपी एमपी। हमने अभी जो परिभाषा पढ़ा था वो था जीडीपी एमपी। तो यहां पर एक चीज समझिएगा कि जो बाजार, जो राष्ट्रीय है घरेलू और दूसरी तरफ है राष्ट्रीय, तो किसी भी राष्ट्रीय और घरेलू के बीच का जो अंतर होता है ना बेटा, जो अंतर होता है वो किस चीज का होता है, वो अंतर होता है विदेशों से प्राप्त होने वाले शुद्ध साधन आय का, यानी कि एनएफआईए का। अगर घरेलू मूल्य में हमने विदेशी से प्राप्त होने वाले शुद्ध साधन आय को जोड़ दिया तो वो राष्ट्रीय आय बन जाता है, और राष्ट्रीय आय से अगर इसको घटा दिया तो वो जो है घरेलू आय बन जाता है। ध्यान रखना, इसका मतलब होता है जीडीपी में और जीएनपी में केवल एक ही चीज का फर्क है, वो क्या है, वो है विदेशों से प्राप्त होने वाले शुद्ध साधन है। इसका मतलब सारी डेफिनेशन वही रहती हैं, बस अंतर क्या होगा, मूल्य के योग तथा विदेशों से प्राप्त होने वाली, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन है, शुद्ध साधन आय, यानी कि इसको शॉर्टकट में बोलते हैं एनएफआईए का जोड़ होता है। ठीक है। मतलब घरेलू आय में जब हम विदेशी से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ दिया जाएगा तब जो है ये जीएनपी एमपी बन जाएगा। इसी चीज को एक छोटे से फार्मूले में भी लिखा जा सकता है, दैट इज हमें चाहिए जीएनपी एमपी, और हमारे पास अगर जीडीपी एमपी है तो इन दोनों को, यानी कि जीडीपी एमपी से डोमेस्टिक से राष्ट्रीय बदलने के लिए आपको इसमें विदेशों से शुद्ध साधन आय, शॉर्टकट में एनएफआईए याद रखिएगा, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय शॉर्टकट होता है एनएफआईए, को जोड़ दिया जाता है तो हमारा जीएनपी एमपी में कन्वर्ट हो जाता है, ये प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ आपको केवल एक ही चीज पढ़ना है। ठीक है ना। अब तीसरा टर्म क्या है, तीसरा टर्म है बाजार मूल्य पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। बाजार मूल्य पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। अब पहला वाला के अनुसार से कन्वर्ट कीजिए, बाजार मूल्य सही है, सकल घरेलू, घरेलू भी सेम है, केवल अंतर है सकल और शुद्ध का। सकल और शुद्ध का भी समझ लीजिए मामला। अगर आपसे कहा जाए शकल, सकल का मतलब होता है ग्रॉस और दूसरी तरफ होता है शुद्ध।
यानी कि नेट सकल और शुद्ध के बीच का जो अंतर होता है ना, वो केवल एक ही टर्म का होता है, वो होता है मूल्यह्रास का। किसका? मूल्यह्रास का। यानी कि सकल से शुद्ध की अगर प्राप्ति करनी है तो मूल्यह्रास को माइनस कर दो, उसको शॉर्टकट में बोला जाता है डेप्रिसिएशन, और शुद्ध से सकल निकालना है तो डेप्रिसिएशन को जोड़ दो। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है, कल की क्लास में मैंने बताया था। डेप्रिसिएशन मतलब होता है स्थिर संपत्तियों के मूल्य में होने वाली कमी। अगर आपके पास स्टॉक होता है, जैसे आप खरीद के लेके आ रहे हैं तो स्टॉक, उसमें कुछ टूट फूट हो जाए, कुछ सामान खराब हो जाएगा, यानी कि ग्रॉस वैल्यू आपके पास, उसमें कुछ निकाल दिया जाए, टूटा फूटा निकाल दिया जाए, खराब माल निकाल दिया जाए, जो बचेगा वो होता है शुद्ध माल, यानी कि शुद्ध मूल्य। तो वही है, यानी कि सकल में से मूल्य में होने वाली कमी, जिसको जो है स्थिर संपत्तियों का व्यय भी बोला जाता है, घिसावट व्यय भी बोला जाता है, अलग अलग नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है। इसका मतलब होता है अगर हमें यहाँ पर, असो देखिए यहाँ पर का चेंज कर दीजिए, थर्ड वाला बनाते हैं। यहाँ पर बाजार मूल्य पर क्या है, थर्ड टर्म, ये हो गया हमारा थर्ड टर्म। एक एक करके नोट करते रखिएगा। बाजार मूल्य पर, दैट इज हमारे पास हो जाएगा सकल, सॉरी शुद्ध घरेलू उत्पाद, दैट इज NDP-MP। और क्योंकि ये घरेलू है तो विदेशी आय की तो जरूरत है नहीं, इसको हटा देंगे। ठीक है ना, विदेशी आय को हटा देंगे। तो इसमें क्या चाहिए, क्योंकि हमारे पास तो जो डेफिनेशन मैंने बताया वो जीडीपी का है, हमें जीडीपी नहीं, हमें चाहिए NDP। मतलब इसमें से योग से क्या लिखेंगे, योग से घटा दिया जाएगा इसको, मूल्यह्रास को घटाने पर प्राप्त राशि। इसका मतलब होता है अगर हम जीडीपी में से डेप्रिसिएशन यानी कि मूल्यह्रास यानी कि घिसावट व्यय यानी कि स्थिर संपत्तियों का उपभोग, स्थिर पूंजी का उपभोग, कुछ भी कह सकते हैं, तो घटा दिया जाए, फिर जो बचेगा वो होगा बाजार मूल्य पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं, दैट इज NDP-MP इक्वल टू, अगर हमारे पास GDP-MP है उसमें से केवल किसको माइनस कर दो, डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो, ये कैलकुलेट होके आ जाएगा। तीसरा वाला भी कंप्लीट होगा। देखिए एक से सब कुछ बन रहा है। अब फोर्थ पॉइंट देखिए, फोर्थ पॉइंट क्या है, बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो अगर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की बात करते हैं तो तीसरे से आइए, यहां पर बाजार मूल्य सेम है, शुद्ध और शुद्ध सेम है, बस घरेलू को राष्ट्रीय बनाना है, मतलब डेफिनेशन सेम। इसमें केवल राष्ट्रीय बनाने के लिए विदेशों से शुद्ध साधन आय को जोड़ दीजिए, प्राप्त राशि में क्या लिखेंगे, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय के योग, यानी कि इसमें NFI को क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा, तब जाके हमारा शुद्ध राष्ट्रीय आय से लेके क्या बन जाएगा, दैट इज शुद्ध राष्ट्रीय आय। ये हो जाएगा हमारा NNP-MP। पॉइंट नंबर 4 कंप्लीट। अब डेफिनेशन में कैसे करेंगे, डेफिनेशन निकालने के लिए इसका फॉर्मूला बन जाएगा NNP-MP इक्वल टू GDP-MP में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दीजिए और विदेशी शुद्ध साधन आय को जोड़ दीजिए, फार्मूला कंप्लीट हो गया। एग्रीगेट 4 कंप्लीट हो गए। अब मैंने कहा एक से बाकी सारे हो जाते हैं। अब जब 4 एग्रीगेट्स आपके हो जाते हैं, जो 5वां एग्रीगेट्स है कौन सा, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, इसकी डेफिनेशन थोड़ा सा अलग है क्योंकि साधन लागत की बात करते हैं, बाजार मूल्य की नहीं। बाजार मूल्य पे बाजार कीमत को इकट्ठा किया जाता है, साधन लागत पे साधनों के मूल्य को जोड़ा जाता है, तब जाके जो है ये बन जाता है क्या चीज, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। उसकी डेफिनेशन क्या होती है वो भी मैं आपको लिखा था, उससे बाकी चीज की कैलकुलेट हो जाती है। ठीक है, पॉइंट साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद की बात करते हैं तो उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से होती है, देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में देश के सभी नागरिकों के द्वारा अर्जित साधन आयों के योग। देखिए पहले मैंने हमने बताया था अंतिम वस्तु और सेवाओं के मूल्य का योग, यहां पर करेंगे हम साधन आयों का योग। ठीक है ना, अब सभी साधन आयों को जोड़ देंगे तब जाके बनेगा हमारे पास शुद्ध घरेलू उत्पाद भी साधन लागत पर। अब आपको पता है कि साधन आय कौन कौन सी होती है। अगर हम साधन आयों की बात करते हैं, भूमि के बदले में क्या प्राप्त होता है, भूमि के बदले में प्राप्त होता है किराया। ठीक है, भूमि के बदले में क्या प्राप्त होता है, किराया। ये जो है साधन आय बोलते हैं। और एक तरफ होता है साधन, यानी कि
भूमि को प्रयोग के बदले में आपको प्राप्त होगा किराया। मैंने पिछले वीडियो में समझाया था, दोबारा बता देता हूं। आपके पास अगर पूंजी, आपने पूंजी को लगा दिया तो बदले में आपको मिलेगा ब्याज। आपके पास, आप अगर श्रम करते हैं, ठीक है, खुद को लगाते हैं, अपनी मेहनत करते हैं, तो बदले में आपको क्या मिलेगा, वेतन या फिर मजदूरी। लास्ट में अगर आप खुद उद्यम लगाते हैं तो बदले में आपको क्या मिलता है, लाभ। जब इन सभी साधन आयों को जोड़ेंगे तो इन साधन आयों को, योग को इसके अंदर शामिल किया जाता है। और इसका, क्योंकि आय है, आय हमेशा शुद्ध होता है, इसलिए होता है क्योंकि आय पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता है और आय पर कभी भी अप्रत्यक्ष कर नहीं लगता है। जब ना ही शुद्ध मूल्यह्रास लगेगा ना ही अप्रत्यक्ष कर लगेगा, तो ऐसे में ये जो है शुद्ध और साधन लागत निकल के आता है। क्योंकि अप्रत्यक्ष कर तो होता है, अप्रत्यक्ष कर हमेशा वस्तुओं पर लगता है, सेवाओं पर लगता है। ये तो आय है, आयों पर नहीं लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जब भी आप एनडीपीएफसी निकालेंगे तो इसके लिए सभी साधन आय को जोड़ देंगे, तब जाके हमें एनडीपीएफसी प्राप्त होगा। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की प्राप्ति हो जाएगी। अब ये पहला था। अब मैंने क्या कहा था, पांचवा याद करना है, बाकी तीन ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। क्योंकि देखिए, पांचवे में और छठे में जो फर्क है वो केवल शुद्ध से शकल बनाने का है। फिफ्थ से सिक्स लाना है तो क्या करेंगे, शुद्ध से शकल का ही फर्क है। अब आपको मैंने बताया, शुद्ध से शकल के बनाने का, शुद्ध को शकल बनाना है, मूल्यह्रास के मूल्य को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। क्योंकि शुद्ध मूल्य में जो मूल्यह्रास जुड़ा हुआ नहीं होता है। जब मूल्यह्रास जुड़ा हुआ नहीं होता है तो कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे, साधन आयों के योग में मूल्यह्रास को जोड़कर क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा सकल घरेलू उत्पाद, वो भी साधन लागत पर। और इससे मिलेगा हमें पॉइंट नंबर 6, ठीक है ना। इसका मतलब होता है साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद को साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद बनाने के लिए हमें केवल मूल्यह्रास को जोड़ देना पड़ेगा। कुछ इस तरह से, अगर हमारे पास है एनडीपीएफसी, हमें चाहिए जीडीपीएफसी, तो क्या निकालेंगे, हम जोड़ेंगे यहाँ पर मूल्यह्रास को। इसको मूल्यह्रास को शॉर्टकट में क्या बोला जाता है, डेप्रिसिएशन बोला जाता है इंग्लिश में, और डेप यूज किया जाता है इन शॉर्ट, बिल्कुल सिंपल वे में। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहीं पर अगला आते हैं, नेक्स्ट है साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। देखिए, अगर 6 पॉइंट देखें, सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यहां पर घरेलू और राष्ट्रीय का ही अंतर है। तो घरेलू से राष्ट्रीय आय बनाने के लिए क्या किया जाता है, एनएफआईओ को जोड़ दिया जाता है। मतलब यहां पर सकल घरेलू उत्पाद को सकल राष्ट्रीय उत्पाद बनाने के लिए यहां पर खाली थोड़ा सा अंतर कर दीजिए। पॉइंट नंबर 6 निकालने के लिए क्या करेंगे, हम यहां पर घरेलू की जगह राष्ट्रीय वर्ड जोड़ देंगे, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारे पास क्या चीज, जीएनपीएफसी, ठीक है। अब मूल्यह्रास तथा विदेशों से शुद्ध साधन आय, यानी कि एनएफआईए का योग, यानी कि जो कुछ भी आया मूल्यह्रास जोड़ दिया। हमें चाहिए क्या चीज, हमें चाहिए जीएनपीएफसी, तो इसमें जोड़ दीजिए एनएफआईए, फार्मूला भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्या जोड़ना है हमें, मूल्यह्रास भी जोड़ देना है, साथ ही साथ विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय भी जोड़ देना होता है। अब सबसे लास्ट पॉइंट 8th, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी को हम एनएनपीएफसी को ही क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय आय कहा जाता है। और एनएनपीएफसी ही हमारा राष्ट्रीय आय, जिसको पूरा नाम क्या है, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अगर साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना करनी है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सकल को शुद्ध में बनाना है, सबसे पहली बात तो है, ठीक है ना। सकल को शुद्ध में बनाना है, यानी कि जीएनपीएफसी अब बन जाएगा एनएनपीएफसी। और एनएनपीएफसी बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एनडीपीएफसी में केवल विद्युत से शुद्ध साधन आय को जोड़ेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, हमें केवल और केवल जो शुद्ध घरेलू आय है, हम यूं कहें कि राष्ट्रीय आय बराबर घरेलू आय प्लस विदेशों से प्राप्त होने वाली शुद्ध आय का योग कर देंगे। ठीक है, अगर शॉर्टकट में समझेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास एनएनपीएफसी इक्वल टू एनडीपीएफसी प्लस विदेशों से प्राप्त होने वाले शुद्ध साधन आय। ठीक
ठीक है, मतलब अगर इसको हम डिफाइन करना चाहें तो एक देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत देश के सभी नागरिकों के द्वारा जितने भी साधन आय अर्जित किया जाता है उसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ देंगे तो प्राप्त होने वाली आय को राष्ट्रीय आय या फिर साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय के नाम से हम जानते हैं। अब इन सबके बीच में सब कुछ तो हमने सीख लिया, बस एक पॉइंट रह गया कि भाई बाजार मूल्य और साधन लागत पे क्या अंतर है। अगर बाजार मूल्य और साधन लागत के बीच में बात करते हैं तो एक तरफ लिखते हैं बाजार मूल्य, शॉर्टकट में बोला जाता है एमपी, और एक तरफ साधन लागत यानी कि एफसी। एक दूसरे को अगर बदलना है तो इन दोनों के बीच में जो अंतर होता है ना बेटा, वो ध्यान में रखिएगा, वो होता है किसका, शुद्ध राष्ट्र अप्रत्यक्ष कर का, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, शॉर्टकट में बोला जाता है एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो बाजार मूल्य को साधन लागत में कन्वर्ट करने के लिए शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को माइनस कर दो और वहीं पर साधन लागत से बाजार मूल्य निकालने के लिए उसी शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को जोड़ दो, इसका कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाता है। ये आठों के आठों एग्रीगेट्स है। किसी एग्रीगेट्स में डाउट होता है ना, आपको जरूर बताइए। इसके लिखे न्यूमेरिकल मैं आपको इस चैप्टर के लास्ट में बताऊंगा इजी तरीके से, ताकि किस तरह से कैलकुलेट हो आपको पता चल जाएगा। फिलहाल आज थ्योरी तक ही हम सीमित रखते हैं। कोई भी डाउट होता है वो मुझसे पूछिए, मेरे पास थोड़ा डाउट हो सकता है क्योंकि सारे एग्रीगेट्स, बट आपने अगर पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 5 को ध्यान से सुनेंगे समझेंगे तो कोई डाउट नहीं होगा कि बाकी सारे उसी से ही कैलकुलेट होता है। ठीक है, थैंक यू एंड बाय।